हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का K2 एकेडमी पर। आज हम लेकर आ गए हैं साइंस का पार्ट जो कि ANM GNM एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग समय को बिना व्यस्त किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर बार यहाँ पे पूछा जाता है यहाँ से कि निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, हवा, जल, शीशा या हीरा। यहाँ पे बतलाना है कि सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक किसका होता है। सभी का आपको याद यहाँ पे रहना चाहिए, तभी आप यहाँ पे निकाल सकते हैं कि सबसे ज़्यादा किसका होता है। अगर यहाँ पे हीरा न देकर अगर यहाँ पे दूसरा कुछ जैसे कि यहाँ पे क्राउन कांच दे दिया जाए तो क्या होगा। इसके लिए आपको यहाँ पे सभी का आंसर मालूम होना चाहिए, सभी का अपवर्तनांक यहाँ पे मालूम रहना चाहिए, तभी आप यहाँ पर इसका आंसर बतला सकते हैं। तो चलिए हम लोग एक एक करके जानते हैं और जितने भी आते हैं इसमें सभी के बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि हवा का अपवर्तनांक कितना होता है। तो हवा का जो अपवर्तनांक होता है वह 1.0003 होता है। जल का अपवर्तनांक जो होता है वो होता है 1.33 होता है। इसी तरह हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.42। और यहाँ पे शीशा का अपवर्तनांक, शीशा में दो तरह के शीशा दिया गया है, एक क्राउन कांच दिया गया है और एक क्वार्ज दिया गया है। इसी तरह से कुछ हम अभी आगे सारे सघन फ्लिंट कांच दिया गया है, दो तरह का दिया है। एक क्राउन कांच जिसका होता है अपवर्तनांक 1.52 और एक सघन फ्लिंट कांच होता है जिसका होता है 1.65। तो यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक किसका आपको दिखाई दे रहा है, हीरा का, जो कि 2.42 है हीरा का। और आप लोगों का आंसर भी यहाँ पे आ रहा है, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हो जाएगा हीरा। और इसका यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं पूरा कितना किसका होता है। यहाँ पर देखिए वायु का होता है 1.0003 जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट, यह जो सारणी है 9.3 यह सबसे महत्वपूर्ण सारणी है, क्योंकि यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन हर बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। बर्फ़ का होता है 1.31, जल का होता है 1.33। इसी तरह यहाँ पर देख सकते हैं हीरा का होता है 2.42, हीरा का होता है 2.42 और सबसे ज़्यादा यहाँ पे होता है। अगर आपको क्वेश्चन में यहाँ पे हीरा न देकर यहाँ पे अगर आपको नीलम दे देता तो इसका राइट आंसर नीलम हो जाता है, क्योंकि इसका 1.77 होता है और ये आपको नोट्स में भी मिलेगा। और एक और बात यहाँ पर बतला देते हैं कि होली के शुभ अवसर पर आपका जो नोट्स है उसको बहुत डिस्काउंट करके उसको 51 रुपीज़ कर दिया गया है। और यह ऑफ़र सिर्फ और सिर्फ 3 दिनों के लिए है। यह ऑफ़र आपको 15 मार्च तक ही देखने को मिलेगा। 15 मार्च तक आप सिर्फ और सिर्फ 51 यानी कि 51 रुपीज़ में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के 10 क्लास यानी कि जो ANM GNM में आते हैं उसका नोट्स ले सकते हैं साइंस का। यहाँ पे क्लियर है सभी का, सिर्फ और सिर्फ 15 मार्च तक ही होगा, या होली के शुभ अवसर पर दिया गया है ऑफर। इसके बाद देखें यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है कि क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होते हैं। यहाँ पर बतलाइए जल्दी से, क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होते हैं और अम्ल को जल में घोलने पर क्या मुक्त होते हैं, दोनों बतलाइए। क्या मुक्त होते हैं बतलाइए। और कहाँ से लेना है तो डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ पे जाइए और आपको लिंक जो है वो रिडायरेक्ट करेगा। वहाँ पे आप जैसे 51 रुपीज़ का पेमेंट करते हैं उसके बाद आपको कुछ सेकंड वेट करना है और आपका नोट्स जो है वो गूगल ड्राइव में डाउनलोड हो जाएगा, गूगल ड्राइव में डाउनलोड हो जाएगा और वहाँ से ही आप लोग देख सकते हैं। अगर नहीं होता है डाउनलोड तो आप हमको बतला सकते हैं, वहाँ पे ईमेल आईडी दिया है, मेल कर सकते हैं। चलिए इसका बतलाइए क्या हो जाएगा कि क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है, OH माइनस आयन, H प्लस आयन, या फिर दोनों, या कोई आयन नहीं। तो देखिए एक हम जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे इसका तो राइट आंसर हो जाएगा OH माइनस आयन। अगर यहाँ पे अम्ल होता तो H प्लस होता, अम्ल होता तो H प्लस। इसका एग्जाम्पल अभी हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे देखते हैं इसके बाद। और यहाँ पे है OH कब होता है, जब क्षार यहाँ पे होता है। अगर क्षार में जल घोलते हैं तो OH माइनस आयन और अम्ल में जल घोलते हैं तो H प्लस आयन। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, KOH है, प्लस इसमें हम यहाँ पे H2O मिलाते हैं। H2O मिलाने के बाद हमको क्या मिलता है, पोटेशियम यहाँ से अलग हो जाता है और यहाँ पे प्लस, OH यहाँ पे माइनस यहाँ पे निकल के आपको यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे आपको OH माइनस यहाँ पे मिलेगा, ऑप्शन नंबर A। इसी तरह यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल भी यहाँ पे देखिए आप लोग,
मान लीजिए कि यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड को लेते हैं NaOH, इसको भी हम लोग जल में यहाँ पे घोलते हैं, H2O मिलाते हैं, तो इसका भी यहाँ पे Na+ अलग हो जाएगा, Na+ अलग, और यहाँ पे प्लस OH- यहाँ पे आपको मिलेगा, OH- यहाँ पे मिलेगा। अगर यहाँ पे अम्ल होता, क्षारक की जगह पर अम्ल होता, तो आपको यहाँ पे H+ आयन यहाँ पे देखने को मिलता। यहाँ तक क्लियर है सभी लोगों का? बताइए, यहाँ तक सभी का क्लियर है? चलिए, तो अगला क्वेश्चन है, देखिए कि दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है। और यहाँ से भी एक क्वेश्चन 100% आता है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। इसके बाद अभी हम यहाँ पे सारणी दिखाने वाले हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता ही आता है। तो बतलाइए यहाँ पे दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है। तो ये सभी लोगों को मालूम है कि लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है। लेकिन साइट्रिक अम्ल किस में होता है, ऑक्जेलिक अम्ल किस में होता है, इसको भी आपको मालूम होना जरूरी है। तो जो साइट्रिक अम्ल होता है वो संतरा में होता है, संतरा में होता है, नींबू में भी होता है, नींबू में भी होता है। और जो ऑक्जेलिक अम्ल है, या आपको ऑक्जेलिक अम्ल किस में मिलेगा, टमाटर में देखने को मिलेगा, टमाटर में देखने को मिलेगा। इसका हम लोग यहाँ पे सारणी देख लेते हैं जल्दी से। यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे हम सारणी को लेकर आए थे, कोई बात नहीं, यहाँ पे नहीं है तो हम यहाँ पे आपको बतला देते हैं। यहाँ पे लैक्टिक अम्ल बतला ही दिए, दही में होता है, सिट्रिक अम्ल नींबू और संतरा में होता है, और ऑक्जेलिक अम्ल जो है वो किस में होता है, ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में। कोई बात नहीं, यहाँ पे नहीं है, हम किसी अगले क्लास में सारे को बतला देंगे। अगले क्लास में हम उस सारणी को लेकर आ जाएंगे, उसमें और दिया गया है 2 से 3 और उसमें दिया गया है, जो कि हम अगले क्लास में कवर कर देंगे, अगले क्लास में उसको हम कवर करा देंगे। यहाँ पर देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है, देखिए कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं। एक होता है ऊष्माशोषी, यहाँ पे देखिए एक होता है ऊष्माशोषी और एक होता है ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी और एक होता है ऊष्माक्षेपी। इसको हम आपको ट्रिक के माध्यम से याद करा देते हैं, ऊष्माक्षेपी। अब देखिए इसका क्या ट्रिक हो सकता है, इसका देखिए यहाँ पे जो ट्रिक होगा, ऊष्माशोषी, लास्ट में यहाँ पे देखिए शोषी, यानी कि शोषण कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। शोषी है जिसमें ग्रहण कर रहा है, ऊष्मा का शोषण कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं कि अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा अवशोषित होती है। ऑप्शन नंबर ए पर देखिए, अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा अवशोषित होती है, यानी कि शोषण यहाँ पे इसका अवशोषी हो रही है। अगर ऊष्माक्षेपी रहता तो इसका ऑप्शन नंबर बी होता कि अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है। लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए है। और इसका PDF भी आप लोगों को बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम पर मिलेगा, टेलीग्राम पर मिलेगा, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, या फिर आप लोग टेलीग्राम पर जाकर सर्च कर सकते हैं K2 एकेडमी, वहाँ पे आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे इसका PDF मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आ गया कि ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो वैसे अभिक्रिया जिसमें रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होते हैं, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे जस्ट अभी हम बतलाए थे, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। यहाँ पे दोनों अभिक्रिया आप लोगों को क्लियर हो गया, तो जल्दी से बतलाइए। यहाँ तक दोनों अभिक्रिया क्लियर हो गया तो बतलाइए जल्दी से, जल्दी से बतलाइए, क्लियर है यहाँ तक। और सारे के सारे यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आया था सब आपको नोट्स में मिल जाएगा। प्रीवियस 3 साल जो आया था उसी नोट्स से यहाँ पे आया हुआ है, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। चलिए इसका बतलाइए क्या हो जाएगा। बॉक्साइड निम्न में से किस धातु का अयस्क है। यहाँ पे बतलाइए कि जो बॉक्साइड है वो किस धातु का अयस्क है। मैग्नीशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम या फिर बेरियम। बतलाइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, जल्दी से यहाँ पे कमेंट कीजिए, बतलाइए यहाँ पे। तो चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो एल्यूमिनियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बॉक्साइड का जो यहाँ पे रासायनिक सूत्र होता है वो हो जाएगा यहाँ पे Al2O3 इंटू 2H2O होता है। बॉक्साइड का यह रासायनिक सूत्र होता है Al2O3 इंटू 2H2O। इसको भी यहाँ पे आप लोग नोट कर लीजिएगा, कभी कभी ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, कभी कभी पूछ दिए जाते हैं कि बॉक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है बताइए, तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि यदि एक लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। यहाँ पे बतलाना है आपको फोकस दूरी क्या होती है।
तो आपको यहाँ पे फॉर्मूला मालूम है कि P बराबर यानी कि पावर बराबर लेंस की क्षमता बराबर होता है 1/f, 1/ यहाँ पे होता है f। ये तो आप लोगों को फार्मूला यहाँ पे मालूम ही होगा। f बराबर क्या होता है, फोकस दूरी। लेकिन आपको यहाँ पे एक और बात यहाँ पे जानना जरूरी है कि जो f होता है वो आपका यहाँ पे मीटर में होता है, मीटर में। आपको यहाँ पे मीटर में रखना है। और अगर आपका यहाँ पे ऑप्शन सेंटीमीटर में दिया है तो आपको यहाँ पे मीटर को सेंटीमीटर में करने के लिए ऊपर 100 कर देना है, यानी कि अगर सेंटीमीटर में है तो आपको P बराबर हो जाएगा 100/f, जहाँ पे f आपको सेंटीमीटर में हो जाएगा। अब देखिए इसको सोल्व करते हैं। P की जगह पे कितना रखते हैं, माइनस के यहाँ पे 2 हो जाएगा, इज इक्वल 100/ यहाँ पे कितना हो जाएगा, f बराबर दिया नहीं है इसलिए f यहाँ पे नीचे हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं तो -2f इज इक्वल 100 एंड यहाँ पे जो f हो जाएगा, f बराबर इसको डिवाइड करेंगे तो -50 सेंटीमीटर, -50 सेंटीमीटर यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। तो कहाँ पे ऑप्शन दिया है, देखिए ऑप्शन नंबर 3 पे दिया है -50 सेंटीमीटर, -50 सेंटीमीटर। बस आपको यहाँ पे फॉर्मूला याद रखना है, P बराबर 1/f, जबकि f मीटर में हो, और P बराबर यहाँ पे आपका यहाँ पे कन्फ्यूजन हम दूर करते हैं, P बराबर f। अब देखिए यहाँ पे क्या कन्फ्यूजन है, यहाँ पे 1/f है, 1/f इसलिए है क्योंकि f मीटर में है, और यहाँ पे 100/f इसलिए है क्योंकि f यहाँ पे सेंटीमीटर में है। बस यहाँ पे इसको आपको कॉन्सेप्ट को याद रखना है, बाकी आपका यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा बहुत ही आसानी से। यहाँ तक क्लियर है सभी लोगों का, यहाँ तक क्लियर है तो बतलाइए जल्दी से, आगे चलें। यहाँ तक क्लियर है तो चलिए यहाँ आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए कि जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा क्या है, और यह देखिए क्वेश्चन आपका 2024 में ही पूछा गया है, 2024 में, और उससे पहले भी पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, IMP यानी कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बतलाइए क्या है, कम क्रियाशील है, अधिक क्रियाशील है, या फिर समान क्रियाशील है, या फिर अन्य। बतलाइए, यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन है, यह प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। बतलाइए क्या हो जाएगा, अधिक अभिक्रियाशील, बिल्कुल सही यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिक अभिक्रियाशील है। जिंक तथा लेड जो है वो कॉपर की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील है, और इस क्वेश्चन को आने का जो चांस रहता है वो 80% चांस रहता है। इस क्वेश्चन का चांस रहता है 80% आने का, इसलिए आपको इसको याद कर लेना है। और नोट्स में भी ये सारा जितना भी क्वेश्चन आया हुआ है वो सारे के सारे आपको नोट्स में मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु अधिक अभिक्रियाशील है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आता है सक्रियता श्रेणी से, सक्रियता श्रेणी से एक क्वेश्चन आता ही आता है। सक्रियता श्रेणी क्या है बतलाइए यहाँ पे जल्दी से, एल्यूमिनियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। तो आपको सक्रियता श्रेणी याद कर लेना है कि जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील सक्रियता श्रेणी में आता है वो पोटेशियम आता है, इसके बाद सोडियम दिया है सक्रियता श्रेणी में, फिर कैल्शियम है, उसके बाद मैग्नीशियम आता है, फिर एल्यूमिनियम आता है। इस तरह से सक्रियता श्रेणी आता है, आपको मिल जाएगा NCERT बुक्स में भी या नोट्स में भी। और नोट्स के लिए आपके लिए स्पेशल रखा गया है, सिर्फ और सिर्फ होली के शुभ अवसर पर 51 रुपीज़ कर दिया गया है। 3 दिन के लिए है, आज है 13 मार्च, 14 मार्च और 15 मार्च, 3 दिन के लिए है आपके पास समय। इसके बाद आपका फिर से 69 रुपीज़ कर दिया जाएगा। जिनको भी लेना है वो ले सकते हैं। इसका आंसर बतलाइए क्या हो जाएगा, आपके स्क्रीन पर यहाँ पे बतला दिए हैं हिंट, फिर भी आप लोग आंसर इसका बतलाइए। देखते हैं यहाँ पे पोटेशियम तो नहीं दिया गया है, ऑप्शन में पोटेशियम तो नहीं है, इसलिए पोटेशियम को अलग कर देते हैं। इसके बाद सोडियम दिया है, बिल्कुल यहाँ पे देखिए सोडियम दिया है। सोडियम के बाद इसके बाद कैल्शियम आता है, कैल्शियम के बाद मैग्नीशियम आता है, फिर उसके बाद एल्यूमिनियम आता है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो सोडियम हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा। अगर सोडियम नहीं होता तब एल्यूमिनियम को यहाँ पर करते, सोडियम कैल्शियम को करते, सॉरी यहाँ पे सोडियम नहीं होता तो कैल्शियम को करते, कैल्शियम के बाद यहाँ पे मैग्नीशियम। और इसका देखिए हम सक्रियता श्रेणी का लेकर आए हैं यहाँ पे आपके लिए। देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि पोटेशियम है, फिर सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर है, मरकरी है, सिल्वर है और गोल्ड है। जो कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील है वो ऊपर दिया है और ऊपर से नीचे घटती क्रम में दिया गया है, और सबसे कम अभिक्रियाशील है जो है गोल्ड यहाँ पे है इस सक्रियता श्रेणी के अनुसार।
इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए और इसको अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या फिर इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, आप उसको ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा। यहाँ तक क्लियर है सभी लोगों का? एक बार जल्दी से बतलाइए। यहाँ तक सभी का क्लियर है तो जल्दी से बतलाइए। और आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल फ्री में यहाँ पे आपको एएनएम जीएनएम एंट्रेंस एग्जाम और बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कराया जा रहा है बिल्कुल फ्री में। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, और हाँ लाइक भी आप लोग ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत कम अभी तक लाइक आप लोग किए हैं, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, Cn + H2n+2। यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे प्लस यहाँ पे नहीं आएगा, ये जो प्लस है यहाँ पे ये प्लस नहीं होगा। CnH2n+2 निम्न में से किसका सामान्य सूत्र है? बतलाइए यहाँ पे, एल्काइन, एल्किन या फिर एल्केन, प्रोपाइल। यहाँ पर देखिए एल्केन, एल्काइन और एल्किन, इन तीनों को आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। इसलिए हम यहाँ पे तीनों आपको फार्मूला बतलाते हैं। ये तीनों को आपको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले तो हम लोग एल्केन का देखते हैं या फिर एल्काइन का देखते हैं क्या होता है। एल्काइन का जो होता है वो CnH2n -2 होता है यहाँ पे, और यहाँ पे क्वेश्चन में +2 दिया है, इसलिए तो एल्काइन नहीं होगा या गलत हो जाएगा। और प्रोपाइल भी नहीं होगा, प्रोपाइल भी नहीं होगा। एल्केन का क्या है यहाँ पे देखते हैं, तो एल्केन का जो होता है वो CnH2n+2 होता है एल्केन का, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और एल्किन का जो होता है वो CnH2n होता है एल्किन का, तो एल्किन भी इसका आंसर नहीं होगा। आप लोग यहाँ पे जल्दी से देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो एल्केन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। एल्केन इसका राइट आंसर हो जाएगा, एल्केन हो जाएगा इसका राइट आंसर। यहाँ तक क्लियर है तो जल्दी से थम्स अप कीजिए। यहाँ तक सभी का क्लियर है तो जल्दी से आप लोग बतलाइए। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है और एक होता है फ्लोएम। एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। बतलाइए क्या क्या और किसके लिए यहाँ पे होता है जिम्मेदार, क्या होता है, किसके परिवहन के लिए होता है। पहले देखते हैं जाइलम के लिए, तो जल का वहन, भोजन का वहन, अमीनो अम्ल का वहन या फिर ऑक्सीजन का वहन। तो किसके लिए होता है? पादप में जो जाइलम होता है वो जल के वहन के लिए होता है, और फ्लोएम जो होता है वो भोजन के वहन के लिए। इसका ट्रिक हम यहाँ पे आप लोगों को बतलाते हैं। देखिए यहाँ पे जो ट्रिक हो जाएगा, फर्स्ट में आपको देखना है कि जाइलम, जाइलम यहाँ पे जो होता है वो ज से होता है, और जल का वहन भी होता है जल से। जाइलम यानी कि ज से, और ज से जल होता है, तो जाइलम जल के वहन के लिए होता है, जाइलम जो है वो जल के वहन के लिए होता है। और फ्लोएम जो है, फ्लोएम मतलब क्या होता है, फ्लोएम फ से होता है, और फल क्या होता है, फ से होता है। तो फ्लोएम जो है फल के वहन, और फल जो होता है वो भोजन होता है, इसलिए फ्लोएम जो है वो भोजन के वहन के लिए होता है। कैसा लगा आप लोगों को यहाँ पे ट्रिक बतलाइए। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जल का वहन के लिए होता है जाइलम और भोजन का वहन के लिए होता है फ्लोएम। फ्लोएम होता है भोजन के वहन के लिए फ्लोएम। यहाँ तक क्लियर है सभी लोगों का? यहाँ तक बतलाइए क्लियर है सभी लोगों का? इसके बाद देखिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मनुष्य में ब्रिक एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, किससे संबंधित है बतलाइए। और आप लोगों को हम बतला देते हैं कि आपको हम बिल्कुल फ्री में इसी YouTube चैनल के ऊपर पूरा क्लास कराने वाले हैं, इसलिए आप लोग अपने सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि एक भी रुपया आपसे लिया नहीं जा रहा है, इसलिए आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिल्कुल फ्री में आपको कंटेंट अवेलेबल कराया जा रहा है। और चलिए इसका बतलाइए क्या हो जाएगा। मनुष्य में जो ब्रिक एक तंत्र है वो किससे संबंधित है? पोषण के लिए, श्वसन के लिए, उत्सर्जन के लिए या फिर परिवहन के लिए? किसके लिए उत्तरदायी है यहाँ पर बतलाइए। किसके लिए उत्तरदायी है? बिल्कुल सही, यहाँ पे उत्सर्जन के लिए हो जाएगा। उत्सर्जन के लिए ऑप्शन नंबर सी, उत्सर्जन के लिए हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर इसका। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है? मनुष्य में सोचने वाली ऊतक है। मनुष्य में सोचने वाली ऊतक कौन है? पेशी ऊतक,
एपिथेलियल ऊतक, संयोजी ऊतक या फिर तंत्रिका ऊतक। कौन सा ऊतक है जो मनुष्य में सोचने का कार्य करता है? यहाँ पर बतलाइए कौन सा ऊतक है जो मनुष्य में सोचने का कार्य करता है, जल्दी से बतलाइए। और ये क्वेश्चन आपके लिए आज के है जो कि आपको कमेंट बॉक्स में बतलाना है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में बतलाना है। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बतलाना है इसका राइट आंसर क्या होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सामान्य प्राकुंचन रक्तदाब होता है। एक होता है प्राकुंचन और एक होता है अनुशिथिलन, एक होता है अनुशिथिलन। इन दोनों को हम लोग देखने वाले हैं। तो बतलाइए पहले आप लोग प्राकुंचन दाब, प्राकुंचन दाब कितना होता है, और इसके बाद हम लोग अनुशिथिलन देखेंगे। 80 mm, 100 mm, 120 mm या फिर 130 mm। तो देखिए प्राकुंचन दाब जो होता है वो 120 mm होता है और अनुशिथिलन दाब जो होता है वो 80 mm होता है। इसका हम ट्रिक बतलाते हैं। सबसे पहले कि आपको यहाँ पे रक्तचाप जानना होगा। रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर कितना होता है। रक्तचाप ब्लड प्रेशर 120/80 होता है। 120/80 Hg/mm होता है। तो उसको अभी रहने देते हैं, Hg/mm को हम यहाँ पे इसका कितना कितना मान होता है इसको देखते हैं। ऊपर होता है प्राकुंचन दाब और नीचे होता है अनुशिथिलन दाब। अब यहाँ पे ट्रिक बतलाते हैं कैसे आपको याद रखना है। यहाँ पे देखिए अ से होता है अनुशिथिलन दाब और अ से होता है 80। तो आपको याद रखना है, एक याद रखने के बाद आपका दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। आपको 80 को याद रखना है, 80 होता है अनुशिथिलन दाब, तो 120 क्या होगा प्राकुंचन दाब। ईजी है ये, बहुत ईजी है, इसको आप लोग याद कर लिए। जितना भी क्वेश्चन बतला रहे हैं आप लोग क्लास में याद करते जाइएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है, ये अभी अभी हम जस्ट बतलाए थे। कितना होता है रक्तचाप बतलाइए जल्दी से। तो 120/80 होता है, 120/80 mmHg। जस्ट अभी हम पिछले स्लाइड पे बतलाए थे, पिछले क्वेश्चन में ही बतलाए थे इसको। 120/80 mmHg, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद देखिए हम लोग अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी जंतु है। हम लोग इतना क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने वाले हैं, इतना क्वेश्चन के प्रैक्टिस कि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आने वाला है, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। जितना भी क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में सारे के सारे क्वेश्चन क्लास से ही आने वाले हैं, और सारे के सारे क्लास आपको हम यूट्यूब पर फ्री में देने वाले हैं। तो आप लोग क्लास को कंटिन्यू करते रहिएगा इसी तरह से, और आपको हम पूरा जितना भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरह से बताने का प्रयास करेंगे, ताकि आपको अलग से याद करने की ज़रूरत ना पड़े, इसी क्लास में आपको याद हो जाएगा। चलिए बतलाइए क्या हो जाएगा। कौन उभयलिंगी जंतु है? केचुआ हो जाएगा, मछली, शेर, बकरी। तो बकरी जो होता है वो एक लिंगी होता है, शेर भी एक लिंगी होता है और मछली भी एक लिंगी होता है। तो ये तीनों गलत हो जाएगा। केचुआ हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके साथ साथ और क्या होता है? तो केचुआ के साथ हो जाएगा स्पंज होता है, स्पंज। इसके अलावा होता है टेपवर्म, टेपवर्म होता है। टेपवर्म के अलावा आपको जोंक मिलेगा। जोंक तो आप लोग सभी देखे होंगे, जोंक हो जाएगा। 4 ही एग्जाम्पल आप लोग यहाँ पे याद रखें, इससे चारों के अलावा कुछ नहीं आता है, क्योंकि एनसीईआरटी में इन चारों के बारे में ही दिया गया है। तो इन चारों को ही देता है क्वेश्चन हमेशा। यहाँ तक क्लियर है सभी का? इसके बाद देखिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पराग कोष में होते हैं। सबसे इजी क्वेश्चन है यह, बतलाइए क्या होते हैं पराग कोष में। पराग कोष में क्या होते हैं? सबसे इजी क्वेश्चन है, बतलाइए। बिल्कुल सही है, यहाँ पे परागकण। पराग कोष के अंदर परागकण होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, परागकण होता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है। बतलाइए यहाँ पे शरीर का जो तापक्रम है वो नियंत्रण उसका कहाँ से होता है? स्पाइनल कॉर्ड से, सेरिबेलम से, हाइपोथैलेमस से या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड से? कहाँ से होता है नियंत्रण शरीर के तापमान का? बतलाइए यहाँ पे। और जाते जाते यहाँ पे यह क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम इसका जो राइट आंसर इसका हो जाएगा वो हाइपोथैलेमस हो जाएगा।
हाइपोथैलेमस हो जाएगा। और आपको यहाँ पे एक और बात बतलाते हैं कि जिसको भी नोट्स खरीदना है वो खरीद सकते हैं। सिर्फ 51 रुपीज़ कर दिया गया है, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों के लिए मिलेगा आपको नोट्स। और उससे बाहर एक भी क्वेश्चन पिछले 3 सालों से नहीं आया है, तो आप लोग ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग जाकर ले सकते हैं। और आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा। और इस वीडियो को जो अभी तक लाइक नहीं किए हैं वो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में।